नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो आर फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। ठीक है, तो ये सिचुएशन तो डिस्क्लेमर ऑलवेज आप लोगों के समक्ष रहा है। और आज की बात करेंगे, जैसा कि मार्केट में आप देख रहे हो कि 2 अप्रैल आने वाली है और अमेरिका का जिस तरह का सिचुएशन है ट्रम्प साहब का, कि इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ, ये टैरिफ, वो टैरिफ, और यहाँ घाटा वहाँ घाटा, डॉलर नीचे डॉलर ऊपर, ये सब चीज़ें कभी कॉपर पे, कभी किसी पे, कभी ऑटो पार्ट्स पे, कभी मतलब आज जो है कि ऑटो सेक्टर पे लगाया है, तो उस तरह से उसके शेयर्स के में गिरावट हुई है ज़्यादा। तो ये चलता रहेगा। और ये जो अगर डिस्टरबेंस का मामला है, अगर रखना है उनको, तो वो डिस्टर्ब करके रख सकते हैं, चीज़ें ग्रोथ नहीं होने दे सकते हैं। अब इससे देखो होगा क्या, प्रैक्टिकली देखो पे करता है आम इंसान, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे वो इंडिया का हो। अमेरिका में थोड़ा वेल्थ ज़्यादा है, लोग बेसिक नेसेसिटीज़ की तरफ नहीं दौड़ रहे हैं क्योंकि भीड़ कम है और उनकी इकोनॉमी हैवी है, मतलब स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि एक स्टेज हो जाती है इंसान की, तो उस स्टेजेस पे आगे आके आदमी, अगर वहाँ पे टैरिफ्स बढ़ेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी, तो होता क्या है कि जो विद इन द, अब उनका जो मोटो है, यहाँ पे देख सकते हो डाटा जो स्पेशली 27 तारीख का आज का डाटा आया नहीं है, तो इसमें कुछ कमेंट करना मुश्किल है कि भाई फॉरेन मिनिस्टर ने बाय किया, सेल किया, या डीआईज ने बाय किया, सेल किया, क्या किया, वो पता नहीं है। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हो। लेकिन जनरली जो आप लोगों के समक्ष बात करके लेके आता हूँ, तो उसमें जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो लेके आता हूँ, तो उसमें एक चीज़ तो एक समझ में यही आ रही है कि ये डिस्टर्बेंस कंटिन्यू रह सकती है, लंबे समय के लिए भी रह सकती है। अभी देखो बहुत से लोग इस बात को भी पूछ रहे हैं कि यार देखो, अच्छा रहा मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाया, ऐसा भी सोचते हैं। इवन जिन्होंने पैसा बनाया होता है उनसे भी पूछते हैं भाई क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा। जैसे मैं ही बताऊं, तो मैं खुल के बोलता हूं, चीज़ों को बोलता हूं, मैंने कहीं पे भी चीज़ें छुपाने की कभी कोशिश नहीं करी है। देख सकते हो कि मैंने आपको बताया भी कि ऑल टाइम हाई पे 25 लाख के प्रॉफिट्स थे। बहुत सारी गलतियां करता हूं, प्रॉफिट्स भी बुक करता हूं, चलता रहता है ये सब चीज़ें। और लॉन्ग टर्म जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से आया हूँ, और एक जो कंसिस्टेंसी एसआईपी मोड में अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटीज़ में होनी है, वो मैं करता रहता हूँ। ठीक है, उसमें कहीं पे थोड़ा बहुत सही जाते हैं, तो कहीं थोड़ा बहुत गलत जाते हैं तो सीख मिलती है। लेकिन एक कैलकुलेटेड लेवल के हिसाब से अगर आप रिस्क लेके चलते हो, तो जो है कि ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। ठीक है, तो अभी तो जो प्रॉफिट्स थे वो मैं आपको बताया था कि अभी नावाडेज मान लो कि कल भी गिरावट थी, परसों भी गिरावट थी, और आज भी करीबन 5,900 के करीब की गिरावट है। तो बीच में भी काफ़ी ऊपर हो गया था, फिर नीचे हो गया, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन ऑल इन ऑल आप 25 के लाख के जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स थे, वो उनको नीचे होके मैं करीबन 9, 10, 11 के आसपास तक ट्रेड करता हूँ। नावाडेज मैं कहूँगा 9, साढ़े 9 के आसपास होगा। और स्टॉक मार्केट का पी जो है वो देख सकते हो कि 20 या 19 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि मतलब ना ही महंगा है ना ही वैसा है। दूसरी चीज़ जो मेरे को Impressive थोड़ा growth recently सा, with मैं अगर channel यहाँ पे partners playing a key role in driving IT transformation across India. जस्ट अ मिनट, And today we are in Delhi. जैसे ये दिनेश कौशिक जी हैं यहाँ पे, ये जो कह सकते हैं ना आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं, उनके एग्जीबिशंस और वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला ना, कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और एक बहुत ही छोटी कंपनी में दांव खेला, हालांकि एसएमई लॉट की और भी कंपनीज हैं, उनमें भी है। और कंपनी उनमें से कहा जाता है कि कंपनी खराब तब होती है जब आप उसमें कहीं कोई फ्रॉड दिखाई पड़े, चीज़ें दिखाई पड़े। अगर प्रोमोटर्स अपनी मेहनत लगे पड़े हैं, चीज़ें करे पड़े हैं, आपको उसमें कहीं फ्रॉड दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये भी है, आपको जितनी छोटी कंपनी है उतना बड़ा रिस्क होता है, आपको उस हिसाब से सोच के चलना चाहिए। डाइवर्सिफाई किया होगा तो आप ये मान के चलो कि ऑल इन ऑल आप आगे ही बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे एक एग्जीबिशन है, उसके ऊपर यहाँ दिनेश कौशिक जी हैं, यहाँ एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज़ के पार्टनर, मतलब जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं ये, तो उनके बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू है। तो रिलेटेड भी ये सब चीज़ों के बारे में हम क्या ही बताएं। तो जनरली मतलब एक इस कंपनी में थोड़ा सा स्टेक बड़ा लगा हुआ है, छोटे मार्केट की आपकी कंपनी है, तो थोड़ा चिंता रहती है, तो थोड़ा डीप एनालिसिस करते रहता हूँ। तो यहाँ पे और इसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट डालती है। और देख सकते हो कि आज गिरावट है करीब जो है 5,900 के आसपास की गिरावट है मार्केट में, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में। वहीं पे वीबीएल ने पॉजिटिविटी दी है, उसके बावजूद ही पोर्टफोलियो में गिरावट है। उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं कि जो कंपनीज मेरे पास दूसरी हैं उनमें गिरावट रही होगी। तो देख सकते हो स्काई गोल्ड में गिरावट है, कल जो मैंने 12 शेयर्स बाय किए थे, और आज जो देख सकते हो कि यहाँ पे 2 शेयर और ऐड ऑन किए हैं। और ये लोवेस्ट बॉटम अगर बनाया 312 के आसपास, 311 और 312 के आसपास मैंने लिया है, और 310 पे ये लोवेस्ट टच किया, और इस वाले में कितना 311, वही मतलब 310, 11 के आसपास तक ये टच किया।
2 शेयर फिर भी ऐड ऑन किए। इन्वेस्टमेंट कम है तो कंपनी में बढ़ा रहा हूँ, रिटर्न ज़्यादा बने उससे कोई मतलब नहीं है, चीज़ें सही हैं, कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स अब फंडामेंटली चीज़ें सही हैं, डिपेंड करता है रिजल्ट्स आपके किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी लगभग जाके आप ये कह सकते हो कि 899 लगभग मतलब 900 के करीब के 900 प्लस के टोटल शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब वहीं पे जो गिरावट की सिचुएशन जिनमें मैं रेड में हूँ तो वहाँ चिंता की बात है। यहाँ ये अमाउंट थोड़ा बड़ा लगा है, डाउन भी काफ़ी हूँ, 40% के नेगेटिव में हूँ, 2.17% की एस्कोनेट में गिरावट भी है। लेकिन इस कंपनी में छोटी सी पॉजिटिविटी है, होप जो एक बात है, देखो जाने को तो पैसा कहीं पे भी कुछ भी जा सकता है, लेकिन हाँ एक होप की बात है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूँ इसमें तो मुझे एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है, मैं 2-3 बातें हैं जो मुझे इस कंपनी में कैरी ऑन कर रही हैं। और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स इस बात पे हैं कि जैसे इनके की मैनेजरियल पर्सन होते हैं, डायरेक्टर्स के जो कह सकते हैं कि वो उसमें चेंज हो जाता है, या जो ऑडिटर हैं या कुछ, मतलब ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इन्फॉर्म्ड अबाउट चेंज इन द डायरेक्टर्स की मैनेजरियल पर्सन, या मतलब ऑब्लिक करके दे रखा है कि इसमें किसी का चेंजेस हुआ है। तो और ट्रेडिंग विंडो खैर इनका क्लोज हो गया है। और यहाँ पे रेजिग्नेशन हुआ, sorry, Escalent Technologies Limited has informed regarding resignation of Mr. Gaurav as non-executive independent director of the company with effect from 24 March 2025। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए निगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। हालांकि इसमें रीज़न इन्होंने जरूर पर्सनल दे रखा होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लूँ तो डेफिनेटली इसने इन्होंने पर्सनल रीज़न करके डाल रखा होता, कहीं कंपनी के ऊपर सीधा सीधा नहीं लगाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कि टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ब्रीफ, तो रीज़न अब देखो कंपनी में अगर इंटरनल कोई दिक्कत है तो वो हमें समझ में, रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर गुप्ता ड्यू टू अदर कमिटमेंट्स एंड पर्सनल रीजंस, है ना। तो कभी भी चीज़ें खुल के नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, ठीक है, 24 तारीख की बात है, क्यों दे दिया, या हो सकता है ऐसे कोई ऐसा भी होता है ना कि लोग अपनी जॉब को चेंज करते रहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें हो सकती हैं जो इस कंपनी में मुझे थोड़ा सा बांधे रखती है। हालांकि मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा हो गया है, जो इस कंपनी में मुझे थोड़ा सा बांधे रखती है, होपफुली जो चीज़ें मुझे दिखाई पड़ती हैं, अभी जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके बाद तो डिसीजंस लेना ही है कि आई हैव टू कंटिन्यू और आई हैव टू क्विट। देखो आपको डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे, लेकिन अब जैसे जो यहाँ पे सिचुएशन आती है कि जैसे इनकी 2 या 3 चीज़ों के साथ में, कि अगर जैसे कंपनी फ्रॉड वाली बात होती है तो कंपनी के साथ में जो अच्छे ब्रांड होते हैं उनके साथ इनकी पार्टनरशिप बहुत आसानी से नहीं हो सकती। ठीक है, इनको काम उतनी आसानी से नहीं मिल सकता। अभी जैसे ONGC का काम मिला है, वो जून तक के लिए इसमें मिला हुआ है 21 करोड़ के आसपास का, यहाँ पे जो है ये वर्क ऑर्डर मिला हुआ है, और भी काम मिले हुए हैं। एनवीडिया के साथ में जो इनका कोलैबोरेशन है, छोटा सा जो पार्टनरशिप हल्की सी मिली है, तो ये चीज़ें जो है आसानी से नहीं मिलती हैं, कंपनी के प्रोजेक्शन पे चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब जैसे यहाँ पे पब्लिक जो जिनमें इंक्रीजमेंट हुआ तो ये शालू अग्रवाल जी हैं, इनका 1.02% स्टेक आया, अशोक कुमार का इनका ये दिसंबर में आया, और ये छोटे मोटे एनालिस्ट नहीं हैं, ये बड़े बड़े एनालिस्ट हैं और इस तरह से आया है। और जहाँ तक FIs और DIC कम करने की बात है तो ये एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका शेयर लिस्टिंग के बाद में वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, और ये जो प्रोमोटर्स ने स्टेक कम किया उसके पीछे के भी रीजंस बताए थे कि इन्होंने जो अपना स्टेक को वारंट्स इशू किए थे, उस चक्कर में चीज़ों को लेके आए थे। फाइनेंशियल एक्टिविटी के हिसाब से जो रिसीवेबल्स हैं वो देख सकते हो कि अभी निगेटिव हैं काफ़ी कुछ ज़्यादा, तो ये पैसा भी इन्हें मिलना ड्यू है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा कहीं कंसर्न है, कहीं पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, हल्की फुल्की। रिजर्व्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 27 का रिजर्व्स दिखा रहे हैं, बोरिंग्स 5 की दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स की बात करूँ तो 2 का है। तो कुछ कुछ चीज़ें पॉजिटिव दिखाई पड़ती हैं, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा मतलब मंथन पे मजबूर करती हैं। तो नज़र तो बनी रहेगी एक बार मतलब चीज़ें। और ये देखो सेल्स ग्रोथ का बात करूँ और प्रॉफिट ग्रोथ का बात करूँ, अब रिजल्ट्स में किस तरह से चीज़ें निकल के आती हैं उन चीज़ों पे देखा जाएगा। यहाँ देख सकते हो 171 के TTM के सेल्स हैं, टेंटेटिव 12 मंथ्स में जो सेल्स हुई है 171 की सेल्स हुई है, जिसमें एक्सपेंसेस 163 दिखाए गए और 8 का प्रॉफिट दिखाया गया। तो अब अभी जो इस महीने का और अभी आएगा तो लेट इट भी 5% का मार्जिन इन्होंने मेंटेन कर पाया। ठीक है, तो ठीक है। अगर कंपनी को, देखो एक बात है कि कंपनी अगर फ्रॉड नहीं कर रही है तब तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और उस तरह से आपको धीरे धीरे करके, अभी देख सकते हो जो इनका मीडियम PE है उससे नीचे ही ट्रेड कर रही है कंपनी, और 215 करोड़ का मार्केट कैप आ गया, मतलब काफ़ी गिर चुकी है कंपनी अपने टॉप लेवल से।
तो ठीक है, मेरा थोड़ा बड़ा स्टेक है तो मेरा पोर्टफोलियो पे थोड़ा उसका इम्पैक्ट बैठता ही बैठता है। बाकी का लेफ्ट ओवर विद यहाँ पे बात करूँ तो देख सकते हो डायनेमिक केबल में पॉजिटिविटी है, सिस्टेंगो लॉट वाली कंपनी इसमें गिरावट है, ये है आरबीएनएल में 2% गिरावट, सुप्रीम पावर लॉट वाली कंपनी यहाँ 2% गिरावट है, एक्सिकॉन ये लॉट वाली कंपनी है इसमें गिरावट है। तो इसमें थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कंपनीज फ्रॉड वाली होंगी, सभी कंपनीज खराब होंगी, ऐसा नहीं होता। हमें लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ता है जब तक कि कंपनी में कोई इंटरनली दिक्कत ना हो। यहाँ देख सकते हो फोकस में 3.55% गिरावट है, वीनस में फ्लैट है, वॉरी में गिरावट है। तो कहीं ज़्यादातर जो कंपनीज हैं उनमें गिरावट हो गई, तो गिरावट होगी पोर्टफोलियो में। जोडियक की बात करूँ, केसॉल्स की बात करूँ, सेलकॉर जो है लॉट वाली, यहाँ 2% गिरावट है। केपीआई ग्रीन में पॉजिटिविटी है, तो यहाँ यथार्थ में छोटी सी पॉजिटिविटी है। लेंसर कंटेनर में गिरावट है। हाँ, एक भाई ने और पूछा था कि लेंसर कंटेनर में सर आपने ये बाइंग क्यों की। देखो भाई, इनके जो प्रमोटर्स हैं, पहली बात तो मैं इस कंपनी को रखना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे निकलना है, लेकिन ये जिस तरह की साइक्लिकल टाइप की है कि मतलब बॉटम्स टच करती चली जाएगी और उसके बाद में फिर बूम आएगा फिर वहाँ से, तो ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ऑन डेट के हिसाब से मुझे नहीं दिखाई पड़ती। तो मेरे इसमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बन भी गए थे, फिर मेरी नेगेटिविटी, तो मैं सीखते सीखते ही सीखते हैं। और अभी एवरेज इसलिए किया क्योंकि भाई देखो, जो प्रोमोटर्स ने उन्होंने शायद 33 के आसपास अपने स्टेक्स को बढ़ाया था और अपने बिजनेस को भी एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस जिस तरह के भी रिजल्ट्स आएंगे या कुछ है, तो उन्होंने अगर इन प्राइजेस पे बाय किया था 13 एंड के आसपास, 33 के आसपास, तो जो है मेरा एवरेज प्राइस जो है 35 बैठ रहा है और मैं 14 के आसपास मैंने कुछ शेयर्स ले लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, देख सकते हो 10,800 की इन्वेस्टिंग है, तो 10, 15, 20 हज़ार पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से चल जाएगा। और मैं अकॉर्डिंगली मतलब धीरे धीरे एक एक दो शेयर्स के हिसाब से चीज़ों को एवरेज करता हूँ और इसे मुझे निकलना है। जब भी चीज़ें बाउंस बैक होंगी इस पोर्टफोलियो मतलब इस कंपनी में, तो आई विल बुक माई प्रॉफिट्स जब भी आएगा। लेकिन हाँ, अगर प्रॉफिट्स बुक नहीं हो रहे हैं, हाँ फ्रॉड करेगा तब तो आप लॉस को भी देखो। कभी देखो 2-3 तरीके की चीज़ें होती हैं कि कंपनी में कहीं कोई इंटरनल दिक्कत हो गई, जैसे जेंसोल है या कोई और है, तो अगर इंटरनल दिक्कत दिखाई पड़ गई है तब तो फिर आपको उसमें होप लेना ही नहीं है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम रह सकती है, इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, फंडामेंटल्स और इन सब चीज़ों पे। अब यहाँ देख सकते हो जैगल में पॉजिटिविटी है 5% के आसपास की है। क्यों पॉजिटिविटी है वो भी अभी आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मनोरमा में पॉजिटिविटी है, यहाँ देख सकते हो केन्स में थोड़ी सी गिरावट है। तो ये चलती रहती लंबे समय में, लेकिन चीज़ें अच्छी ग्रोथ लेती हैं। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया 2 शेयर्स हैं। तो ये पोर्टफोलियो दे रखा है करीबन 39,56,000 के आसपास का, मतलब मतलब दिखा रखा है, ठीक है। वहीं पे मैं आपसे बात करूं, अगर मैं इसको हाँ ये देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं ये कुछ अपडेट्स दे रखे थे, जैसे मैंने लगा रखे थे अपने उसमें कि जैगिल का भी जो यहाँ पे स्टडी में दिखाया गया कि 51% स्टेक निकाला, मतलब बाय किया है 41 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का विजन क्लियर समझ में आ जाता है। अब जैसे इसमें 1 लाख रुपए मैंने लगा दिए, अब कंपनी टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, और जो प्रमोटर्स के अभी जो छोटा सा स्टेक और उन्होंने अपडेट किया, बाय किया हल्का सा, तो वो प्राइस से काफ़ी नीचे प्राइस पे हम लोगों ने ले लिया। तो और अभी कंपनी पूरा मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, तो उस स्टेज पे अगर हम इन सब अपडेट्स को, चीज़ों को समझ के चलें, आगे बढ़ें, तो हमें सही तरह से वैल्यूएशन और चीज़ों को दिखाई पड़ती हैं। अब जैसे कल देख सकते हो 2000 शेयर्स करीब डायनेमिक केबल्स में प्रमोटर्स ने बाय किया करीबन 12 लाख के आसपास का। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट की बाइंग नहीं है, लेकिन बाय किया। उन्हें ये लेवल सही दिखाई पड़ रहे हों या कुछ भी हो, अपना स्टेक बढ़ाना हो या कुछ भी है, तो हमें इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखना चाहिए। यहाँ देख सकते हो जैगल कंप्लीट्स इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन इन मोबिलवेयर, ठीक है। वरुण बेवरेजेस के ऊपर भी अपडेट्स हैं। तो अच्छी कंपनी अगर जैसे होगी, चाहे वो बीबीएल हो, जैगल हो, केसॉल्स का भी यहाँ देख सकते हो डिविडेंड 7.5 का यहाँ पे आया, तो लोगों ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ने लोगों ने लिया होगा। थर्ड इंटरिम डिविडेंड दिया, आईटी कंपनीज का डिविडेंड अच्छा रहता है, तो ये एक अलग है। कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह भी देखे हुए हैं। तो हालांकि मैंने नोटिस पे इसमें कमी कंपनी लगाई हुई है, लेकिन अभी मैं इसमें धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ। अपने पोर्टफोलियो वाली कंपनी को ही मैं इसमें मतलब रखूँगा। तो यहाँ देख सकते हो कि अभी मैंने करीब 8 कंपनीज को करीबन ऐड ऑन कर दिया। तो उस तरह से अपने इन पे अपडेट्स लेता रहूँगा। और ये सब कंपनीज मेरे पास है। जैगल में देख सकते हो 1 लाख करीब लगा हुआ है, इसमें 2 लाख प्लस लगे हुए हैं, इसमें 4 लाख प्लस लगे हुए हैं। केस ऑल्सो में 80-90 हज़ार रुपये लगे हुए हैं। एस्कोनेट की बात करूँ, बहुत ही ये मतलब हाईएस्ट रिस्की बैट है, लेकिन ठीक है यार, लेना पड़ता है, क्योंकि अभी तक भी इसमें मुझे कमी दिखाई नहीं पड़ती। 2-3 चीज़ों पे मुझे कंसर्न है। एक रिसीवेबल्स पे है, कंपनी के रिसीवेबल्स हैं वो थोड़े से ड्यू ज़्यादा हैं। पैरेलली जो यहाँ पे इनके सीएफओ कभी रिज़ाइन कर रहे हैं, कभी कोई जो इंटरिम डायरेक्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन किया, लेकिन ये निगेटिविटी है।
इन टर्न पॉजिटिविटी जो दिखाई पड़ जाती है वो कि भाई अच्छे ब्रांडेड जो मतलब कह सकते हैं कि जाइंट्स हैं उनसे इन्हें काम मिल रहा है, उनके साथ में इनका कोलैबोरेशन है, जैसे एनवीडिया के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। पैरेलली इनका कह सकते हैं कि जिस तरह से ये कंपनी की अभी जो इन्होंने कैपेक्स किया और दूसरा इन्होंने ओएनजीसी से मिला, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से काम मिला, और भी जगहों से प्राइवेट प्लेयर से भी मिलता है। लेकिन ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनीज से भी अगर चीज़ें मिलती हैं, कहीं रिकॉग्निशन में है, तो मतलब जो है कि कंपनी में कहीं ना कहीं थोड़ी मोटी जान मतलब होती है। तो ठीक है, आपने भी देखा होगा केसॉल्व्स जैसे डायनेमिक केबल्स थी। डायनेमिक केबल्स जब लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद में 2 साल तक भी जो है कि वो 60% तक करेक्शन हुई, और मैं अभी एस्कोनेट की बात करूं तो मैं अभी 40% करेक्शन में हूं। तो लेकिन हमें भी समझ के चलना चाहिए कि जिस तरह का मार्केट कैप है, जिस तरह की सिचुएशन है, कंपनी का इंटरनल फ्रॉड पकड़ में आए तो फिर आपको लॉस से भी निकल जाना चाहिए। तो एक रिस्क लिया हुआ है, तो देखते हैं इस बार के रिजल्ट्स क्या रहते हैं, उसी हिसाब से आगे इसमें डिसीजन लेंगे। स्काई गोल्ड की बात करूं तो इसका यहाँ पे स्टेक को धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ। वॉर रिन्यूएबल्स में देख सकते हो कि लगभग 1 लाख प्लस की इन्वेस्टिंग है, तो यहाँ पे भी चीज़ें हैं। यथार्थ हॉस्पिटल में 1 लाख प्लस की इन्वेस्टिंग है। तो अब आप ये देखिए कि जैसे मैंने तो अभी केवल 8 कंपनीज को ही ऐड ऑन करके दिखाया आपको अभी इसमें, और इसमें डिफरेंट अपडेट्स, और अभी इनमें मैं कह सकते हैं जैसे अब एक लेवल और होता है कि हाई रिस्क की या लो रिस्क की। तो ठीक है, तो वरुण बेवरेजेस में जो कॉन्फिडेंस होगा वो एस्कोनेट में नहीं रहेगा ना। एस्कोनेट में वो कॉन्फिडेंस आने के लिए कंपनीज को अपने जो रिजल्ट्स देंगी उस पे ही मतलब डिसीजंस लिया जाएगा, चीज़ें करी जाएंगी, जिस तरह से ये अपडेट्स ले रही है, चीज़ें कर रही है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, और ऐसा नहीं होता। और बाकी करना क्या होता है कि देखो, होल्ड करना होता है। आप अगर होल्ड करोगे, आपने मान के चलो यथार्थ में मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो मैंने होल्ड करूँगा। अगर मैं 10 साल तक इसको होल्ड करूँ, 10 साल तक इसको होल्ड करूँ, किन को होल्ड करूँ? केवल जिनमें कोई आने वाले समय में या कभी भी मुझे कहीं कोई कंसर्न ना दिखाई पड़े कंपनी में कि हाँ यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ रही है, हल्की सी स्मेल आ रही है। वो आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपडेट से चीज़ों को दिखाई पड़ सकते हो। तो वो चीज़ें को छोड़ के अगर कंपनी अपने हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाने में कोशिश कर रही हो, 10 साल तक होल्ड कर रहे हो, तो आप इनमें से जो भी कंपनी चल जाएंगी, पैसा तो आपका बन ही जाएगा। यथार्थ की बात कर लो, वारी की बात कर लो, स्काई गोल्ड की बात कर लो, ठीक है। एस्कोनेट अगर चल गई तो फिर वारी नहीं आ रही है, उसकी बात ही अलग है। लेकिन ठीक है, अगर इम्पैक्ट बैठा तो भाई मेरा पैसा जो लगा हुआ है वो पूरा लेके जाएगी लगभग। तो हमें फिर वो भरपाई दूसरी जगह से भी करनी पड़ेगी। हमें इन सब चीज़ों को भी अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो से देख के चलना चाहिए। केसॉर्स की बात करूँ, यहाँ भी 80-85 हज़ार रुपये लगे हुए हैं, यहाँ 4 लाख रुपये लगे हुए हैं वीबीएल में। डायनेमिक केबल्स में 2 लाख प्लस लग गए हैं, जैगल में लग गए हैं 1 लाख प्लस। तो और भी कंपनीज़ हैं तो जिनमें, और इस तरह से अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में धीरे धीरे अपने स्टेक्स को बढ़ा रहे हैं। मार्केट कैप देख सकते हो उनके, किसी का 4,000 का है, किसी का 9,000 का है, किसी का 4,500 करोड़ का। अब ये कंपनी छोटे से यहाँ तक पहुँची है, चलो ये तो खैर अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है यार। इनको क्या ज़रूरत है फ्रॉड करने की? ठीक है, वॉर रिन्यूएबल को देख सकते हो, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप महंगा खरीद सकते हो सकता है, लेकिन उसकी भी हमने तरीका बताया हुआ है। तो यहाँ पे इसको क्या ज़रूरत है फ्रॉड करने की? ठीक है, स्काई गोल्ड को 4,500 करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंच गई ये कंपनी, इसको क्या ज़रूरत है फ्रॉड करने की? और नाउअडेज में देख सकते हो धीरे धीरे स्टेक को बढ़ा रहा हूँ। भाई हो सकता है थोड़ा महंगा ले रहा हूँ, मे भी हो सकता है और करेक्शन होगी तो वहाँ पे भी बाय करेंगे। एस्कोनेट जरूर, हाँ तो यहाँ रिस्क लेवल हाई है कि भाई इनके प्रोमोटर्स के लिए हो सकता है कि ये 200-400 करोड़ रुपए ही बहुत बड़ी बात होती हो, और अगर इन्होंने यही सोच के रखा हुआ कि यार ठीक है 200-400 करोड़ रुपए मिल गए, निकल लो यार, काम खत्म, तो वो फिर हम फेक चीज़ें दिखा भी सकते हैं। और लेकिन अगर प्रोमोटर्स का कह सकते हैं विज़न ठीक है, चीज़ें सही हैं, विजनरी हैं, तो हमें रिस्क भी लेना चाहिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। केस और सी बात करूं, सेमी लॉट की कंपनी थी और 1,000 करोड़ के आसपास तक पहुंच गई, तो ये भी अपना पोटेंशियल को प्रूव कर चुकी है काफ़ी हद तक। तो इसमें भी अपना स्टेक सही लगा हुआ है। वरुण बेवरेजेस की बात ही क्या करनी है, तो काफ़ी बड़े ज़बरदस्त कंपनी, बड़े लेवल की कंपनी बन गई है। डायनेमिक केबल्स की बात करो, 1,351 करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है, और जब लिस्टिंग के बाद ये करीबन 60-65% तक की गिरावट इसको ये अपनी कंपनी देख चुकी है। लेकिन जो टिका रहा तो वो आज हज़ारों % के रिटर्न बने हुए हैं उसके पोर्टफोलियो में। तो हमें भी इन सब चीज़ों को समझ के चलना चाहिए। और आप, ऐसा नहीं है कि हर बार ये भी चलेगी, ये भी चल जाएगी, 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 ऐसा नहीं होता है। चल जाए तो फिर तो आपकी बात ही क्या है। तो मान के चलो ऊपर नीचे किसी कंपनी ने अगर किया भी,
तो बाकी सपोर्ट करेंगे कि भाई इनमें भी पैसा लगा, इनमें भी लगा, इनमें भी लगा। आप 10-5 साल होल्ड तो करके देखो, और लाखों लाख रुपए की 1-1 लाख 2-2 लाख की इन्वेस्टमेंट लगभग हर कंपनी में है अप्रॉक्सीमेटली। मतलब आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते, और भी कंपनीज हैं, मैं तो ये अपनी इसमें लिस्ट में लगा ली, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप अब मार्केट में गिरावट है, पोर्टफोलियो फ्लैट है, पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। 25 लाख के पोर्टफोलियो के रिटर्न्स जो है वो 9 लाख के आसपास या 10 लाख के आसपास आ गए हैं, तो और नहीं आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इस डिप के मार्केट में भी एक एक दो शेयर्स जो भी मेरी मंथली इन्वेस्टमेंट होती है उस हिसाब से मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो फिर आपको फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स मिलने ही वाला है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए कि सही कंपनी बनी रहे आपके पोर्टफोलियो में, और ख़राब कंपनी को निकालने से आप बिल्कुल भी हिचकिना। तो मुझे लगता है कवर काफ़ी कुछ किया है। हाँ, एक दो चीज़ें और आपको थोड़ा सा बता दूं। सपोर्ट करो ब्रदर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कुछ कमेंट्स मुझे लगे, थोड़ा फ़नी लगा। इन्होंने लिखा, अजहर कॉर्नर, इन्होंने लिखा ये बंदा सिर्फ वीडियो बना बना के कमाता है, ओनली दिखाने के लिए पोर्टफोलियो बनाया है। भाई पहली बात तो कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, दोनों चैनलों पे, जो मेरा पहला चैनल था जिसमें अभी मोनेटाइजेशन रुका हुआ है, उस पर वीडियो अभी नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में डालूंगा, मई जून के आसपास स्टार्ट हो जाएगा उसमें। तो ना ही मैंने केवल अभी तक 8,500 रुपये या 9,000 रुपये करीब मुझे मिले हैं वन टाइम। ठीक है, दोबारा में जो मेरे पैसे बने थे वो अभी तक $100 नहीं होंगे, तब तक मिलेंगे नहीं। और ये चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ। और रह गई बात कि मैं कमाने की, तो यूट्यूब से यार इतना कहाँ कमाई हो रही है मेरे को भाई, कहाँ कमा ना। तो अभी ये मोनेटाइज है, उसका मोनेटाइजेशन रुका हुआ है। केवल आप लोगों का प्यार है, और जो एक विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के समक्ष अपने कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू को डाल देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी मेरी कोई चार्जेस नहीं है, ना ही मैं किसी को रिकमेंडेशन करता हूँ। तो पैसा, ना ही मेरा कोई कोर्स है, ना ही मेरी मेंबरशिप है। तो भैया पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया हूँ। और रह गई बात पोर्टफोलियो बनाया है केवल दिखाने के लिए और यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए, तो भैया इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि 40 लाख रुपए, सॉरी अभी पोर्टफोलियो का साइज़ जो है वो करीबन 40 लाख के आसपास है। ठीक है, कि 40 लाख का मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, 30 लाख जिसको मैंने 52 लाख 53 लाख तक भी देखा है अपना ऑल टाइम हाई पे, और वो फिर उसके बाद नीचे भी आया है, तो मैंने उसमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट अपनी कंटिन्यू रही है। तो वो कि मैं लगभग, लेकिन मैंने 30-31 लाख रुपए, 30-30.5 लाख रुपए मैंने डाले हैं। तो 30-30.5 लाख रुपए मैं डालूंगा केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि साहब मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना है। यूट्यूब भाई इतना पैसा नहीं देता है, वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं ना, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं, तब होता है। ठीक है, वो ना ही मैं उस सोच के हिसाब से चलाऊँ, ना ही चीज़ें। आप लोगों का प्यार बना हुआ है, इसीलिए मैंने अपना प्लेटफॉर्म भी दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहाँ पे आप लोग काफ़ी कुछ अच्छा बढ़िया डिस्कस करते हो और एक पॉजिटिविटी का माहौल बना रहे, टच रहें। तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, पता नहीं इनको समझ आए ना आए। अच्छा, लेंसर कंट्रोलर के बारे में मैंने अपने वीडियो में आज वाले में बताया। अगर आपका डाउट क्लियर ना हुआ हो तो फिर आप मतलब पूछ सकते हो प्रशांत जी। तो आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।